नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को हो गया है कोरोना। 2 दिन पहले लगवाई थी चीन की वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, चीन का टीका लगवाने के बाद अब प्रधानमंत्री इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनको कोरोना हो गया है, जिससे न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन के टीके पर भी यहाँ पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि NSA अजीत डोभाल से मिले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड, कहा कि चुनौतियों पर साथ हम काम कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में, जहां पर पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह का सनसनीखेज आरोप, कहा अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को दिया था हर महीने 100 करोड़ की उगाही का टारगेट। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है परमबीर सिंह ने। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और PM मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट पे लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पाकिस्तान के PM इमरान खान को कोरोना, 2 दिन पहले लगवाई थी चीनी वैक्सीन। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इमरान खान शनिवार 20 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रधानमंत्री के स्पेशल असिस्टेंट फैजल सुल्तान ने इसकी जानकारी दी। इमरान खान वैक्सीन का 1 डोज ले चुके थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। फिलहाल वह होम आइसोलेशन में है। स्वास्थ्य सेवा मामले के प्रधानमंत्री के विशेष सहायक फैजल सुल्तान ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। हाल ही में इमरान खान ने चाइनीज वैक्सीन सिनोवैक और सिनोफार्म की डोज ली थी। हालांकि वैक्सीन लगवाने के बाद भी इमरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री इमरान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके तमाम स्टाफ और उनसे मिलने वाले लोगों के भी कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इमरान में कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं हैं। मालूम हो कि गुरुवार को ही इमरान खान ने कोविड-19 वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीन लगवाने के बाद उन्होंने देश के लोगों से महामारी के मामलों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए नियमों का पालन करने का आग्रह किया था। पाकिस्तान के PMO ने ट्वीट कर कहा था कि प्रधानमंत्री इमरान खान को आज वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने देश के लोगों से कोरोना महामारी की तीसरी लहर के मद्देनजर कोरोना नियमों की पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। गौरतलब है कि पाकिस्तान में कोरोना के नए मामलों में तेजी आ रही है। शनिवार को 3876 नए मामले सामने आए। पाकिस्तान में अब तक 62 लाख से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 13,000 से ज्यादा हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। NSA अजीत डोभाल से मिले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड, कहा चुनौतियों पर साथ कर रहे काम। जी हां दोस्तों, भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने शुक्रवार को मुलाकात की। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, सुरक्षा और अन्य अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। ऑस्टिन 3 दिन की यात्रा पर शुक्रवार को भारत पहुंचे हैं। लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने इस मुलाकात की तस्वीर भी ट्विटर पर साझा की। उन्होंने डोभाल के साथ की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, बीती रात NSA अजीत डोभाल के साथ बेहतरीन मुलाकात रही। यह मुलाकात देशों के बीच सहयोग की व्यापकता और हमारे बीच महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारी के महत्व को दर्शाती है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में मौजूद गंभीर चुनौतियों के समाधान के लिए दोनों देश साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने PM मोदी से मुलाकात की थी। PM मोदी ने भी ट्वीट कर इस मुलाकात की तारीफ की थी। उन्होंने लिखा था, भारत और अमेरिका अपनी रणनीतिक साझेदारी को लेकर प्रतिबद्ध है। ये दुनिया की बेहतरी के लिए ताकत है। राजनाथ सिंह ने भी की मुलाकात। लॉयड जेम्स ऑस्टिन आज यानी शनिवार को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान भारतीय सेना के तीनों प्रमुख के साथ साथ CDS बिपिन रावत भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद रक्षा मंत्री ने बयान जारी कर कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑस्टिन और उनके अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात काफी बेहतरीन रही। हम भारत और अमेरिका की व्यापक वैश्विक नीति की ताकत के एहसास के लिए इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऑस्टिन ने भारत के प्रस्तावों पर काफी उत्साह दिखाया। हमने डिफेंस सूचना शेयर के उत्थान, सुरक्षा मोर्चे पर सहभागिता, लॉजिस्टिक सपोर्ट और मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट जैसे मुद्दों पर चर्चा की। हम भारत और अमेरिका की सहभागिता और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। परमबीर सिंह का सनसनीखेज आरोप, अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को दिया था हर महीने 100 करोड़ की उगाही का टारगेट। जी हां दोस्तों, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कहा था। CM ठाकरे को लिखी चिट्ठी में परमबीर सिंह ने आरोप लगाए हैं कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से प्रत्येक महीने बार, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों से 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कहा था। परमबीर सिंह के आरोप पर अनिल देशमुख ने कहा, एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन केस में सचिन वाजे के सीधे लिंक सामने आ रहे हैं। परमबीर सिंह को डर है कि इसके कनेक्शन उसके पास पहुंच जाएंगे। उन्होंने कानूनी कार्रवाई से खुद को बचाने और बचाने के लिए ये झूठे आरोप लगाए हैं। परमबीर सिंह के आरोप पर बीजेपी हमलावर
पूर्व पुलिस कमिश्नर के सनसनीखेज आरोप के बाद बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख वसूली का धंधा करते थे। सचिन वाजे उनका वसूली एजेंट था। बियर बार से लेकर हर जगह से वसूली का काम करते थे। गृह मंत्री देशमुख को तुरंत हटा देना चाहिए। वहीं बीजेपी के एक अन्य नेता राम कदम ने कहा कि 16 महीने से महाराष्ट्र में ठाकरे की सरकार है, जिस वजह से 1600 करोड़ रुपए हो गए। कई जिले और कई शहर हैं, वहां से भी कई करोड़ रुपए के लिए कहा गया होगा। पुलिस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, उसी प्रकार 22 विभाग हैं, तो क्या हर मंत्री ने अपने विभागों को वसूली करने के आदेश दिए हैं? सरकार जनता की रक्षा के लिए होती है, लेकिन 3 दलों की सरकार ने जनता का शोषण करने को कहा। इतना घिनौना काम कभी भी नहीं हुआ। अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो जिम्मेदार मंत्री तुरंत इस्तीफा दे दें। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे पर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो पार्क करने वाली टीम में शामिल होने का आरोप है। उन्हें एनआईए ने हाल ही में गिरफ्तार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम में कहा, एक चाय वाला ही आपका दर्द समझ सकता है। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव दोबारा जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। पार्टी के स्टार प्रचारक और पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तिनसुकिया जिले के छाबुआ इलाके में पब्लिक रैली की। एक चाय वाला ही आपका दर्द समझ सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस वही लोग हैं जिन्होंने चाय के बागानों में काम करने वाले हमारे भाई बहनों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। असम के लोगों को इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। एक चाय वाला आपके दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। उन्होंने कहा, टी गार्डन्स में काम करने वाले हमारे साथियों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने के लिए भी एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि असम सरकार ने बीते 2 से 3 वर्षों में इसमें बढ़ोतरी की है, लेकिन हमारे ये प्रयास अदालत में अटक गए। इसका लाभ उठाकर विपक्षी दल तरह तरह के भ्रम और झूठ फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बदरुद्दीन अजमल के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस आज उस पार्टी के साथ गठबंधन के साथ मैदान में उतरी है जो असम की अस्मिता, असम की संस्कृति के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा संकट है। उन्होंने कहा कि आपने एक टूल किट की चर्चा सुनी होगी। इस टूल किट में असम की चाय और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए योग को दुनिया में बदनाम करने की योजना तैयार की गई। ऐसी साजिश रचने वालों को कांग्रेस पार्टी समर्थन करे और असम में वोट मांगने की हिम्मत करे। कांग्रेस को हम माफ कर सकते हैं क्या? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ का बंगाल दौरा 23 को पहले चरण की वोट वाले क्षेत्रों के अफसरों संग होगी बैठक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का पूर्ण पीठ 23 मार्च को राज्य का दौरा कर सकता है। राज्य विधानसभा की 294 सीटों के लिए 8 चरणों में चुनाव होंगे, जिसका पहला चरण 27 मार्च को शुरू होगा और 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक भारतीय चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 23 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकती है। इसके लिए पीठ राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। इस बैठक में उन क्षेत्रों के अधिकारी शामिल होंगे जहां पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण में 191 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की करीब 725 कंपनियां तैनात की जाएंगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने बताया कि इनमें से 495 कंपनियां राज्य में पहुंच चुकी हैं, जबकि बाकी भी जल्द पहुंच जाएंगी। उन्होंने बताया कि सीपीएफ की एक कंपनी में करीब 72 जवान होते हैं। सीआरपीएफ चुनावों के दौरान तैनाती के लिए नोडल बल है। चुनावी राज्य में खतरों के आकलन के बारे में पूछे जाने पर कुलदीप सिंह ने कहा कि इलाकों में राज्य पदाधिकारी खतरों का आकलन कर रहे हैं, वे उसी आधार पर सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई आकलन नहीं किया है कि किस कारण का चुनाव अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। कुलदीप सिंह को हाल ही में 3.25 लाख से अधिक कर्मचारियों वाले बल सीआरपीएफ का प्रमुख नियुक्त किया गया। वे इस शीर्ष पद पर नियुक्त होने से पहले बल में विशेष महानिदेशक के तौर पर सेवा दे रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नहीं बाजार रहा चीन, यूएस अफसर का दावा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में पहले से अधिक आक्रामक रुख अपना लिया। जी हां दोस्तों, पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि चीन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में पहले से अधिक आक्रामक रुख अपना लिया है। अमेरिका की उप रक्षा मंत्री डॉक्टर कैथरीन हिक्स ने शुक्रवार को यहां नेशन वॉर कॉलेज के शिक्षकों एवं छात्रों से कहा, चीन ने अपनी सैन्य और जोखिम उठाने की बढ़ी हुई क्षमता का प्रदर्शन किया है तथा उसने हिंद प्रशांत क्षेत्र से पहले से अधिक आक्रामक रुख अपना लिया है। हिक्स ने कहा कि चीन ने 2020 में ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम और फिलीपींस समेत अपने कई पड़ोसियों के साथ विभिन्न मामलों को लेकर तनाव बढ़ाया। उन्होंने कहा उसने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत के साथ सशस्त्र संघर्ष किया, जिसके कारण दोनों पक्षों के जवानों की जान गई और उसने एक दमनकारी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने समेत कई कदम उठाकर हांगकांग पर अपना शिकंजा और कसा। हिक्स ने कहा कि चीन के कदम क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता और उस समय उस नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए खतरा है जिन पर अमेरिका के सहयोगियों की सुरक्षा एवं समृद्धि निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में अपने अंतरिम राष्ट्रीय सुरक्षा सामरिक दिशा निर्देश जारी किए जो चीन की बढ़ती आक्रामकता को रेखांकित करते हैं।
अमेरिका ने उठाया उइगरों का मुद्दा तो चीन ने लगाया नस्ल भेद का आरोप। अमेरिका ने चीन पर उइगर मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ जनसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध करने का शुक्रवार को आरोप लगाया, तो वहीं चीन ने अमेरिका पर भेदभाव, नफरत और अफ्रीकी एवं एशियाई मूल के लोगों की बर्बर हत्याओं का आरोप लगाया। दोनों देश के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस समारोह में यह टकराव देखने को मिला। ये आरोप प्रत्यारोप ऐसे समय में सामने आए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार संभालने के बाद अमेरिका तथा चीन के शीर्ष राजनयिकों ने अलास्का में आमने सामने की पहली बैठक पूरी की है। बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक दूसरे के प्रति तथा दुनिया को लेकर बिल्कुल विरोधाभासी विचार रखे। अमेरिकी राजदूत थॉमस ग्रीनफील्ड ने अमेरिकी इतिहास के बारे में असामान्य रूप से बात करते हुए कहा, दास्ता अमेरिका का असली पाप है। इसने हमारे संस्थापक दस्तावेजों और सिद्धांतों में श्वेत वर्चस्व तथा अश्वेत लोगों के प्रति हीन भावना डाली। उन्होंने कहा कि दास्ता दुनिया के हर कोने में मौजूद है और दुखद है कि यह आज भी है। इसी तरह नस्लवाद भी आज एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों के लिए यह जानलेवा है, जैसा कि म्यांमार में जहां रोहिंग्या मुसलमानों तथा अन्य का दमन किया गया तथा बड़ी संख्या में उनकी हत्याएं की गई। थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा, चीन सरकार ने शिनजियांग में उइगर मुसलमानों तथा अन्य जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ जनसंहार किया और मानवता के विरुद्ध रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ताइवान ने दी चेतावनी, भीषण हमले की तैयारी कर रहा चीन कर सकता है नाकेबंदी। जी हां दोस्तों, ताइवान ने चेतावनी दी है कि चीन उसके ऊपर हमले और घेराबंदी करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए चीन लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की तैनाती कर रहा है ताकि युद्ध की सूरत में विदेशी सेनाएं उसकी मदद न कर सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन मनोवैज्ञानिक युद्ध चला रहा है जिससे लोगों का भरोसा ताइवान की सेना पर से कम हो जाए। हर 4 साल में एक बार की जाने वाली समीक्षा में ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि चीन ग्रे जोन वॉरफेयर रणनीति अपना रहा है ताकि ताइपे को अपने वश में किया जा सके। चीन की कोशिश है कि ताइवान स्ट्रेट में युद्धाभ्यास करके और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के जरिए ताइवान को झुकाया जा सके। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन लगातार अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है और युद्ध के लिए अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने ताइवान के इस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की है। चीन का मानना है कि ताइवान उसका इलाका है और पिछले कुछ महीने में उसने अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। यही नहीं, चीन ताइवान की मदद करने पर अमेरिका पर भी बहुत भड़का हुआ है। चीन की सेना दुनिया में सबसे बड़ी है और वह लगातार ताइवान को धमकाने में जुटा हुआ है। ताइवान ने बताया कि चीन उसके ठिकानों की नकल बना रहा है ताकि वह अपने सैनिकों को हमले का प्रशिक्षण दे सके। साथ ही ताइवान पर कब्जा करने का भी अभ्यास कर रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन के अंदर यह क्षमता है कि वह ताइवान के प्रमुख बंदरगाहों और समुद्री रास्तों को आंशिक रूप से बंद कर सकता है। इसके लिए चीन लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात कर सकता है जो विदेशी सेनाओं को ताइवान की मदद करने से रोक देंगी। चीन के ड्रोन और फाइटर जेट ताइवान के हवाई क्षेत्र का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। ताइवान की वायुसेना को इसका सामना करना पड़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग पर सहमत, वैश्विक साझेदारी के लिए मिलकर करेंगे काम। जी हां दोस्तों, भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। विज्ञान भवन में आयोजित बैठक में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले ऑस्टिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की थी। भारत की नेतृत्वकारी भूमिका की सराहना अमेरिका के रक्षा सचिव लॉर्ड जे ऑस्टिन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका की सराहना की और साझा लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक जैसी विचारधारा वाले देशों के साथ आने पर जोर दिया। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड जेम्स ऑस्टिन के बीच विज्ञान भवन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया, भारतीय सेना और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड, अफ्रीका कमांड के बीच हम सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बहुपक्षीय अभ्यासों की समीक्षा, राजनाथ सिंह ने कहा, हमने कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों की भी समीक्षा की। राजनाथ सिंह ने बताया कि हमने लिमोआ, कोमाक्सा और बीईसीए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि सचिव ऑस्टिन और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ हमारी व्यापक और उपयोगी बातचीत हुई है। अजीत डोभाल से कई मुद्दों पर बात। रक्षा मंत्री लॉर्ड जे ऑस्टिन की इस यात्रा को जो बाइडेन प्रशासन के अपने करीबी सहयोगियों और क्षेत्र में साझेदारों के साथ मजबूत प्रतिबद्धता के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ऑस्टिन और अजीत डोभाल की मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि दोनों पक्षों ने एक स्वतंत्र और खुली क्षेत्रीय
व्यवस्था को बढ़ावा देने पर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक चुनौतियों पर बातचीत की और व्यापक एवं मजबूत रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप, 22 मार्च को ये अहम बिल ला सकती है सरकार। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए 22 मार्च के लिए व्हिप जारी किया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस दिन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए नए बैंक बनाने से जुड़े बिल ला सकती है। इसके अलावा 2 अन्य बिल लाने की तैयारी है। मुख्य सचेतक राकेश सिंह की ओर से जारी 3 लाइन के व्हिप में कहा गया है, 22 मार्च को लोकसभा में कुछ अति महत्वपूर्ण विधायी कार्य चर्चा एवं पारित करने के लिए लाए जाएंगे। ऐसे में पार्टी के सभी लोकसभा सांसदों से निवेदन है कि वे 22 मार्च को पूरे दिन सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर सरकार के पक्ष में मतदान करें। बता दें, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से जुड़े विधेयक को मंजूरी दी है। नेशनल बैंक की तरह काम करने वाले ये इंस्टीट्यूशन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ऐसे बैंक बनाने का ऐलान किया था जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग करेंगे। सरकार अब इन बैंकों के लिए बिल ला सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खुल गई ड्रैगन की पोल, कोरोना को छुपाने के लिए चीन ने जानबूझकर हेल्थ वर्कर्स को मरने दिया। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, मगर दुनिया को चीन के ऊपर शक शुरू से है। एक नई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि चीन ने कोरोना को छुपाने के लिए अपने हेल्थ वर्कर्स को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ दिया। फॉरेन पॉलिसी में एनिस पारो ने लिखा है कि चीनी अधिकारियों ने जानबूझकर अपने झूठ को कायम रखने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बलि दी। फॉरेन पॉलिसी के लिए एनिस पारो लिखती हैं कि डॉक्टरों को चुप कराने की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रयासों ने न केवल महामारी को हवा दी, बल्कि इस खतरनाक महामारी को पहचानने के लिए दुनिया को भी गुमराह किया। हालांकि ड्रैगन के इस कवर अप का कारण स्पष्ट नहीं है, मगर यह अनुमान लगाया जाता है कि चीन नहीं चाहता था कि उसके कुछ राजनीतिक बैठक रद्द हो जाएं और पब्लिक पैनिक हो जाए। इस कारण से कोरोना के मामलों को काफी हद तक दबाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी अधिकारियों ने कोरोना महामारी के प्रकोप के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित करने के बजाय सूचनाओं को सेंसर किया, मामलों को दबाया छिपाया और उन डॉक्टरों को चुप कराया जो अपने साथियों को इस वायरस के बारे में आगाह करना चाहते थे। इतना ही नहीं, महामारी पर नियंत्रण के लिए अस्पताल के अधिकारियों ने मास्क और पीपीई किट को भी अनिवार्य करने से इनकार करते हैं अगली खबर की तरफ। कहीं स्कूल कॉलेज बंद तो कहीं नाइट कर्फ्यू, जाने कहां कितनी सख्ती और कहां कैसी पाबंदी। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसी के साथ ही कुछ राज्यों में कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। देश में सबसे ज्यादा प्रकोप महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में है। बता दें कि महाराष्ट्र के अलावा भी कई इलाकों की कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं। यहाँ देखिए कि इन राज्यों में कितनी सख्त हुई है कोरोना की गाइडलाइंस, कहां बंद है स्कूल और कहां बढ़ी नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग। इसके अलावा कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां होली खेलने को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र, पूरे देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से निकलकर आ रहे हैं। राज्य के कई जिलों में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। यहाँ सरकार ने निजी ऑफिसों, ड्रामा थिएटर्स और ऑडिटोरियम में एक सीमा से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। नई गाइडलाइंस 31 मार्च तक प्रभावी रहेंगी। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य और जरूरी सेवाओं को छोड़कर निजी दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। ऑडिटोरियम्स को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा, बिना मास्क प्रवेश नहीं होगा। इसके अलावा तापमान जांच, सैनिटाइजर जैसी जरूरी चीजें अनिवार्य कर दी गई हैं। सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल वगैरह में 50% कैपेसिटी ही रखने को कहा गया था। पिछले साल लॉकडाउन लगाने के साथ ही स्कूल और दूसरे शैक्षिक संस्थानों को बंद कर दिया गया था। धीरे धीरे कुछ राज्यों में स्कूलों को खोला जाने लगा था, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद अब फिर से स्कूलों को कुछ राज्यों में बंद कर दिया गया है। पंजाब में स्कूल बंद, 31 मार्च तक पंजाब के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, केवल मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे। राज्य के सबसे अधिक प्रभावित जिले लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, SBS नगर, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ और मोगा हैं, जहां नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इन 11 जिलों में सामाजिक समारोह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यहाँ केवल शादी और अंतिम संस्कार की अनुमति है, जिनमें केवल 20 लोग शामिल हो सकते हैं। शुक्रवार को पंजाब में 2490 संक्रमण सामने आए। इसके अलावा राज्य में सिनेमा हॉल भीतर केवल 50% सीटों बुक करने की अनुमति है। मॉल्स के भीतर भी 100 से ज्यादा लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। ओडिशा सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने को लेकर रोक लगा दी है। लोग अपने घरों में होली खेल सकते हैं, लेकिन सड़क पब्लिक जगह पर नहीं। सरकार ने नगर निगम को जरूरत के हिसाब से पाबंदियों में छूट देने की बात कही है। पुडुचेरी, इस केंद्र शासित प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल 22 मार्च से 31 मई के बीच बंद रहेंगे।
गुजरात सरकार ने इस हफ्ते अहमदाबाद, राजकोट, बड़ोदरा, सूरत, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर और जूनागढ़ में सभी स्कूलों को 10 अप्रैल तक केवल ऑनलाइन कक्षाओं में स्विच करने के लिए कहा है। शहरों में ट्यूशन कक्षाएं भी 10 अप्रैल तक बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा अहमदाबाद और सूरत में नाइट कर्फ्यू को सख्त कर दिया गया है। दोनों ही शहरों में अब रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। शनिवार और रविवार के दिन मॉल बंद रखने के आदेश। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से जंग में गरीब देशों का सहारा बनेगा भारत, वैक्सीन उपलब्ध कराने को किया है वादा। जी हां दोस्तों, भारत कोरोना की वैक्सीन विकासशील और गरीब देशों तक पहुंचाने की मुहिम संयुक्त राष्ट्र के जरिए और अन्य वैश्विक मंचों पर तेज कर सकता है। कई गरीब व विकास का कब्जा ना हो और इसका समान वितरण सुनिश्चित हो। पोलियो और टीबी के टीके आज तक सभी देशों में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाए हैं। अफ्रीकी देशों ने इस संबंध में विशेष चिंता जाहिर की है। भारत ने दिया है भरोसा। भारत में वैक्सीन निर्माण और वितरण की व्यवस्था अन्य देशों की तुलना में पुख्ता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।